बच्चों, देखिए आप लोगों का ये जो फर्स्ट ईयर के कोर्स में नाटक है गरुड़ ध्वज, ये रह गया था। तो बहुत सारे बच्चों ने कहा था कि मैम इसको समझा दीजिए। तो देखिए गरुड़ ध्वज जो नाटक है आपके कोर्स में, इसका सारांश हम आप लोग को संक्षेप में बताते हैं छोटा करके, ताकि आप लोग को एक कहानी की तरह ये याद हो जाए और आप लोग उसको एग्ज़ाम में अच्छे से लिख सकें। ठीक, तो देखिए गरुड़ ध्वज जो नाटक है इसके लेखक हैं पंडित लक्ष्मी नारायण मिश्र। ठीक, गरुड़ ध्वज एक नाटक है, इसके लेखक है पंडित लक्ष्मी नारायण मिश्र। अब इसमें आपका क्वेश्चन देखिए किस तरह से आ सकता है कि गरुड़ ध्वज नाटक की कथा वस्तु या कथानक को संक्षेप में लिखिए, अथवा गरुड़ ध्वज नाटक का कथासार अपने शब्दों में लिखिए, अथवा गरुड़ ध्वज नाटक के आधार पर विक्रमित्र एवं मिशनशील के शौर्य एवं त्याग का वर्णन कीजिए। फिर इसके बाद उत्तर जब आप लिखेंगे तो पंडित लक्ष्मी नारायण मिश्र कृत यानी रचित गरुड़ ध्वज नाटक की कथा वस्तु का संक्षिप्त सारांश। ठीक, तो इसमें 3 अंक दिए गए हैं। तीनों अंक में से क्रमशः हम प्रथम, द्वितीय और तृतीय अंक का सारांश देखते हैं। तो देखिए प्रथम अंक का सारांश इस प्रकार है कि गरुड़ ध्वज का जो नाटक है इसके प्रथम अंक की कहानी विदिशा में घटित होती है। विदिशा एक स्थान है, इसमें कुछ नाम और स्थान है जिनको आप लोगों को याद करना है। और अगर आप ये वीडियो 1, 2, 3 बार देखेंगे तो आपको ये अच्छे से याद हो जाएगा। तो इसमें देखिए विदिशा में घटित होती है। विदिशा के वैभव तथा राजवंश एवं राष्ट्र के लिए त्याग करने वाले आचार्य विक्रमित्र के चरित्र का चित्रण बड़ी कुशलता के साथ हुआ है। अंक का प्रारंभ यहाँ से होता है कि कुछ प्रहरी जो होते हैं वो आपस में वार्तालाप कर रहे होते हैं। उनमें से पुष्कर नाम का एक सैनिक सेनापति विक्रमित्र को महाराज शब्द से संबोधित करता है। तो ये जो सेनापति विक्रमित्र हैं ये महाराज ही थे, लेकिन इनको कोई महाराज नहीं कहता था, सब लोग इनको सेनापति कहते थे, तभी इसमें सेनापति विक्रमित्र लिखा हुआ है। तो वो महाराज कह के संबोधित करता है। तो वहीं पे नागसेन होता है, वो उसकी भूल की ओर संकेत करता है और कहता है कि तुम्हें इस भूल के लिए प्राणदंड मिलेगा, यानी तुमने उनको महाराज कह दिया है तो तुम्हें प्राणदंड मिलेगा। क्योंकि विक्रमित्र स्वयं को सेनापति मानकर ही राज्य का शासन प्रबंध करते हैं, उन्होंने कभी अपने आप को महाराज नहीं समझा है। और यदि कोई उन्हें महाराज कहता है तो वे उसे कठोर दंड देते हैं। इसके बाद विदिशा जो है वो शुंग वंशी विक्रमित्र की राजधानी है। विक्रमित्र की राजधानी है। विक्रमित्र एक प्रजावत्सल एवं योग्य शासक है। वही ऊपर जो विक्रमित्र की बात हो रही थी उन्हीं के बारे में ये है कि योग्य शासक है। उन्होंने प्रजा में सुख शांति का साम्राज्य स्थापित किया है तथा बौद्धों के पाखंड को खंडित कर ब्राह्मण धर्म को पुनर्जीवित किया है। उन्होंने बृहदत्त को मारकर गरुड़ ध्वज की शपथ लेकर राज्यभार संभाला है। गरुड़ ध्वज ये एक ध्वज है जिसकी शपथ लेकर के राज्यभार उन्होंने संभाला है। पुष्कर विक्रमित्र के पास जाकर के अपना अपराध क्षमा कराना चाहता है, यानी उसने महाराज कह दिया था तो वो जाकर के अपना अपराध क्षमा कराना चाहता है। उसी समय काशी राज की पुत्री वासंती और मलय राज की कन्या मलयवती प्रवेश करती हैं। मलयवती पुष्कर को उसकी अपराध क्षमा कराने का आश्वासन देती है, मतलब कहती है कि मैं तुम्हारा अपराध क्षमा करवा दूंगी। तभी एक राजभृत्य गरुड़ ध्वज को लेकर आता है और विदिशा में किसी महत्वपूर्ण मंत्रणा हेतु मंत्रिपरिषद की कार्यवाही होने की सूचना देता है। यानी तभी वहाँ पर एक आता है, वो गरुड़ ध्वज को लेकर के आता है और कहता है कि विदिशा में एक महत्वपूर्ण मंत्रणा होने जा रही है, उसकी सूचना देता है वो। तो वासंती मलयवती को बताती है। अब यहाँ दोनों लोग आपस में बात करने लगती हैं, उधर की वहाँ पे छोड़ दिया गया कहानी, आगे बढ़ती इधर। तो वासंती जो है वो मलयवती को बताती है कि मेरे पिता मुझे किसी वृद्ध यवन को सौंपना चाहते थे, यानी शादी करना चाहते थे, परंतु सेनापति जी ने मेरा उद्धार किया, अर्थात मुझे बचा लिया और मैं यहाँ आ गई। वासंती एक मोर नामक युवक से प्रेम करती है। विक्रमित्र वासंती का पूरा ध्यान करने के कारण भीष्म पितामह कहकर पुकारते हैं। वे इस प्रसंग में एक कथा भी सुनाते हैं। और आचार्य विक्रमित्र की आयु 87 वर्ष की है। वे वासंती और एक मोर को राजमहल में भेज देते हैं। मलयवती के कहने पर पुष्कर को क्षमादान इस शर्त पर मिल जाता है कि उसे युद्ध लड़ना होगा। यानी जो विक्रमित्र होते हैं वो वासंती का पूरा ध्यान रखते हैं। और ये क्या होता है कि इनको सब लोग भीष्म पितामह कह करके पुकारते हैं, क्योंकि इन्होंने आजीवन विवाह न करने का फैसला लिया होता है। और इसी प्रसंग में वो मतलब एक कथा भी सुनाते हैं
कि आचार्य विक्रमित्र की आयु 87 वर्ष की है और वे जो है वासंती और एक मोर को महल में भेज देते हैं। इधर क्या होता है कि मलयवती के कहने पर पुष्कर को क्षमादान इस शर्त पर मिल जाता है कि उसे युद्ध लड़ना होगा। यानी पुष्कर ने जिसने महाराज कह दिया था उसको क्षमादान तो मिल जाता है, लेकिन इस शर्त पर कि उसे युद्ध लड़ना होगा। उसी समय साकेत में एक यवन श्रेणी की कन्या कौमुदी को सेनानी देवभूति द्वारा अपहरण कर लेने तथा काशी चले जाने की सूचना मिलती है। यानी इधर ये सब होता है और साकेत में घटना घटित होती है। ये भी साकेत भी एक स्थान है। वहाँ पर एक यवन श्रेष्ठी यानी श्रेष्ठ यवन लोग होते हैं, उनकी कन्या कौमुदी होती है। उसका जो है देवभूत एक होता है सैनिक, वो अपहरण कर लेता है और काशी चला जाता है। तो सेनापति विक्रमित्र कालिदास को काशी पर आक्रमण करने के लिए भेजते हैं। यही नाटक का प्रथम अंक समाप्त हो जाता है। तो इसमें जो कालिदास हैं वो कालिदास कवि नहीं है, वो कालिदास कोई और हैं, जो कि मतलब एक व्यक्ति हैं जो कि उनके महल में रहते हैं। तो उनको उस कन्या को छुड़ाने के लिए वो कालिदास को भेज देते हैं। यहीं पे समाप्त हो जाता है ये अंक। फिर देखिए दूसरा अंक शुरू होता है। थोड़ा हम जल्दी जल्दी कर रहे हैं शॉर्टकट में। तो मानधाता जो है विक्रमित्र को मंत्री हलोधर के पास आने की सूचना देता है। तो इसमें जो है मानधाता होता है वो सेनापति, वो विक्रमित्र को सूचना देता है कि अंतलिक के मंत्री जो हैं वो हलोधर हैं, वो आए हुए हैं, उनके आगमन की सूचना देता है। कुरु प्रदेश के पश्चिम में यवन प्रदेश है जिसकी राजधानी तक्षशिला है। अब दूसरी इधर की अवंतिका जो है विदिशा की बात नहीं हो रही है यहाँ पर। यहाँ हो रही कि कुरु प्रदेश के पश्चिम में एक यवन प्रदेश है, उसकी राजधानी तक्षशिला है। वहाँ का शासक अंतलिक शुंग वंश से भयभीत था। ठीक, वहाँ का शासक जो था वो अंतलिक था और वो शुंग वंश से भयभीत रहता था। उसका मंत्री हलोधर भारतीय संस्कृति में आस्था रखता था। यानी उसका मानना था कि भारतीय संस्कृति जो है वो अच्छी है और ये बनी रहनी चाहिए। तो वह अपने शासक से संबंधित शुंग वंश राज्य की सीमा के विवाद की वार्ता को बातचीत करके मतलब हल करना चाहता है। वो जो विवाद चल रहा होता है सीमा में, उसको वो सोचता है कि बातचीत के द्वारा वो हल हो जाए। अंतलिक ने वार्ता का सारा दायित्व हलोधर को ही सौंपा था। तो अंतलिक जो होता है वो सोचता है कि हलोधर जो है ये सारी विवाद को वार्ता द्वारा सुलझा देगा, तो इसीलिए उसने सारी जिम्मेदारी हलोधर को सौंप दी थी। इसलिए वह अपने शासक का दूत बनकर यहाँ आया था। तो हलोधर जो है वो अपने शासक जो अंतलिक थे, यानी शुंग वंश के शासक थे अंतलिक, उनका सेनापति बनकर, उनका दूत बनकर के वो यहाँ आया हुआ था। इसी समय विक्रमित्र देवभूति को पकड़ने के लिए कालिदास को काशी भेज देते। वो तो आपने पहले अंक में देखा ही था कि विक्रमित्र ने देवभूति को पकड़ने के लिए कालिदास को भेजा था, जो कि कन्या का अपहरण करके ले गया था देवभूति। तो विक्रमित्र बताते हैं कि कालिदास का वास्तविक नाम मेघरुद्र था। अब वो कालिदास के बारे में बताते हैं कि कालिदास का असली नाम जो था वो मेघरुद्र था और वो 10 वर्ष की आयु में ही बौद्ध भिक्षुक बन गए थे। मैंने उसे विदिशा के महलों में 1 वर्ष रखा और उसका नाम कालिदास रख दिया। अब वो बताते हैं कि कालिदास को उन्होंने अपने मतलब शरण में रखा। वो 10 वर्ष की आयु में ही बौद्ध भिक्षुक बन गए थे, तो उसको उन्होंने कालिदास को ले लिया और अपने महल में 10 साल तक रखा और उसका नाम कालिदास रख दिया। विक्रमित्र इस प्रकार उसके पालक पिता भी हैं। तो इस तरह से वो ये बताते हैं कि मैं मतलब इनका पालक पिता भी हूँ, यानी पालन करने वाला पिता भी हूँ। इसके बाद काशी का अब कालिदास ने क्या किया, जब उनको भेजा था देवभूति को पकड़ने के लिए, तो काशी का घेरा डाल करके कालिदास काशीराज के दरबार के बौद्ध आचार्यों को अपने व्यक्तित्व एवं विद्वता से प्रभावित कर लेते हैं। वहाँ पर जाकर के मैंने इन्होंने जो बौद्ध आचार्य थे उनको अपने व्यक्तित्व और विद्वता से प्रभावित कर लेते हैं, इसलिए क्योंकि ये पहले तो बौद्ध ही थे, तो अपनी बातचीत से उनको प्रभावित कर लेते हैं। वे देवभूति और काशीराज को बंदी बनाकर विदिशा ले आते हैं और इन्होंने काशीराज को भी बंदी बना लिया। यानी देवभूति तो लेकर गया था कन्या को और काशी चला गया था, तो काशी के राजा काशीराज थे। तो ये देवभूति को तो पकड़ते ही पकड़ते हैं, साथ में काशीराज को भी बंदी बना करके विदिशा ले आते हैं, यानी विक्रमित्र के पास ले आते हैं। और इधर क्या होता है, विक्रमित्र और हलोधर में संधि वार्ता होती है। हलोधर विक्रमित्र की शर्तें स्वीकार कर लेता है, यानी विक्रमित्र ने जो भी शर्तें रखी वो सब हलोधर ने मान लिया, क्योंकि उसको तो अपना राज्य बचाना ही था। वह अंतलिक के द्वारा भेजी गई भेंट विक्रमित्र को देता है और वो अंतलिक से बहुत सारी भेंट लाता है, वो विक्रमित्र को देता है। इस भेंट में स्वर्ण निर्मित एवं रत्न जड़ित गरुड़ ध्वज भी है। इसमें सोने से बना हुआ और रत्नों से जड़ा हुआ गरुड़ ध्वज भी था उस भेंट में।
हलोधर विदिशा के विक्रमित्र की स्वीकृति लेकर एक शांति स्तंभ का निर्माण करवाता है। अब हलोधर क्या होता है, विदिशा में विक्रमित्र की स्वीकृति लेकर, क्योंकि विदिशा के वही राजा थे विक्रमित्र, तो उनकी स्वीकृति लेकर के एक शांति का स्तंभ बनवाते हैं। इसी समय वासंती कालिदास का स्वागत करती है। अब कालिदास जो है वो देवभूति को और काशीराज को बंदी बना करके लाते हैं, तो वासंती जो है वो कालिदास का स्वागत करती है और अपनी वीणा पर पड़ी हुई पुष्पमाला कालिदास के गले में डाल देती है और दूसरा अंक यहीं पे समाप्त हो जाता है। यानी वासंती ने स्वागत किया कालिदास का और यहीं पर दूसरा अंक समाप्त हो गया। अब देखिए तीसरा अंक प्रारंभ होता है, तो इसका प्रारंभ जो है वो गर्दभिल से के वंशज जो हैं वहाँ से शुरू होता है। तो इसमें बताया जा रहा है कि गर्दभिल के वंशज महेंद्रादित्य के पुत्र विषमशील के नेतृत्व में अनेक वीरों ने शकों के हाथों से मालवा को मुक्त कराया था। ठीक, यानी महेंद्रादित्य के पुत्र कुमार विषमशील थे, इन्हीं के नेतृत्व में अनेक वीरों ने शकों के हाथों से मालवा को मुक्त कराया था। इस सफलता में कुमार विषमशील का हाथ है, जिसके फलस्वरूप अनेक राजा विषमशील के समर्थक हो जाते हैं और उनका पूरा का पूरा साथ देते हैं। यानी जो इन्होंने मालवा को मुक्त कराया बहुत सारे शकों से, शक लोग होते थे जो आक्रमण वगैरह करते थे, तो इनसे इन्होंने मुक्त कराया था, तो सभी लोग जो है विषमशील के समर्थक हो जाते हैं और इस कार्य में उनका पूरा का पूरा साथ देते हैं। अब क्या होता है कि अवंती के अब इधर एक मंदिर की घटना होती है कि अवंती में एक महाकाल का मंदिर है, उस पर गरुड़ ध्वज फहरा रहा है। मंदिर का पुजारी जो है वो मलयवती और वासंती को बताता है कि युद्ध की सभी योजनाएं इसी मंदिर में बैठ करके बनी हैं। बताता है कि जो युद्ध की सारी घटनाएं हैं वो इसी मंदिर में बैठ करके बनाई गई थी सारी योजनाएं। राजमाता से विषमशील के लिए चिंतित ना होने के लिए कहा जाता है। जो राजमाता है वो विषमशील के लिए चिंतित होती हैं, तो राजमाता से विषमशील के लिए चिंतित ना होने के लिए कहा जाता है, क्योंकि सेना का संचालन स्वयं कालिदास और मांधाता कर रहे हैं। यानी ये योग्य सेनापति थे, तो इसलिए कहा जाता है कि आप चिंता न करिए, क्योंकि सेना का संचालन काशीराज और वो कालिदास और मांधाता कर रहे थे। उनके साथ 20,000 सैनिक हैं, इसलिए चिंता करने की जरूरत नहीं थी। तभी काशीराज अपनी पुत्री के साथ प्रवेश करते हैं और युद्ध में थकने के कारण मूर्छित हो जाते हैं। तो काशीराज जो है वो अपनी पुत्री के साथ प्रवेश करते हैं और युद्ध में थकने के कारण मूर्छित हो जाते हैं। तो इसके बाद क्या होता है, चक्रपाणी उनका उपचार करता है और औषध प्रयोग से उन्हें स्वस्थ कर देता है। चक्रपाणी जो वहाँ का राजवैद्य होता है वो उनको अपने उपचार के द्वारा ठीक कर देते हैं और औषध प्रयोग से वो स्वस्थ हो जाते हैं। विषमशील युद्ध विजय का श्रेय काशीराज को देते हैं। अब ये लोग जो युद्ध कर रहे थे उसमें ये लोग विजय हो जाते हैं, तो इसका सारा श्रेय वे काशीराज को देते हैं कि मतलब काशीराज की वजह से ही हम लोग जीत गए हैं। इसके बाद देखिए काशीराज अपनी पुत्री वासंती का विवाह कालिदास के साथ करना चाहते हैं। जो वासंती होते हैं ये काशीराज की ही पुत्री होती है। तो यही जो है पहले काशीराज जो थे ये अपनी पुत्री को एक वृद्ध यवन को सौंपना चाहते थे, यानी बूढ़े यवन के साथ विवाह करना चाहते थे। तो इसके बाद जब कालिदास जाते हैं तो वो देवभूति को और काशीराज को दोनों को बंदी बना करके ले आते हैं। फिर बाद में इनको अपनी गलती का एहसास होता होगा, तो ये अपनी पुत्री वासंती का विवाह मतलब ये इनके साथ मिल जाते हैं विक्रमित्र के साथ और इन्हीं के साथ मिलकर के युद्ध करते हैं और अपनी पुत्री वासंती का विवाह कालिदास के साथ करना चाहते हैं। विक्रमित्र इस बात को स्वीकार कर लेते हैं, मतलब विक्रमित्र मान जाते हैं इस बात के लिए। इसी समय विषमशील का राज्याभिषेक किया जाता है और कालिदास को मंत्री पद सौंपा जाता है। इसी समय क्या होता है, विषमशील का राज्याभिषेक किया जाता है और कालिदास को मंत्री बना दिया जाता है। राजमाता जैनाचार्यों को क्षमादान देती है। अब बहुत सारे जैनाचार्य थे जिन्होंने कुछ ना कुछ गलतियां करी थी, तो राजमाता उन सबको क्षमा कर देती हैं। जैनाचार्य अवंती का पुनर्निर्माण करते हैं। अब जैनाचार्य जितने लोग थे सब लोग मिल करके अवंती का पुनर्निर्माण करते हैं। मतलब युद्ध में जो टूट फूट होता है इन सब चीज़ों का वो पुनर्निर्माण करते हैं। विक्रमित्र विषमशील से देवभूति को दंडित करने के लिए कहते हैं। विक्रमित्र जो है वो विषमशील से कहते हैं कि देवभूति को मतलब दंडित करें, क्योंकि देवभूति जो है वो कन्या का अपहरण करके ले जाता है ना, इसीलिए कहते हैं उसको क्षमा कर दें। कौमुदी को लाया जाता है, मतलब जिस लड़की का अपहरण होता है उसको लाया जाता है। वो स्वेच्छा से देवभूति के साथ जाना स्वीकार कर लेती, यानी उसने मतलब स्वयं ही ये स्वीकार कर लिया कि वो देवभूति के साथ जाएगी।
और वे दोनों दंड स्वरूप अवंती को छोड़कर चले जाते हैं। यानी जिसका अपहरण करके वो ले जाता है वो स्वयं ही स्वीकार कर लेती है कि मैं इसी के साथ जाना चाहती हूँ, और दोनों लोगों को स्वेच्छा से वहाँ से जाने दिया जाता है। यही मतलब उनका दंड है कि तुम अवंती को छोड़ करके दोनों लोग चले जाओ। वो दोनों लोग अवंती को छोड़ करके चले जाते हैं। कालिदास की मंत्रणा से विषमशील का नाम आचार्य विक्रमित्र के नाम के पूर्व का अंश विक्रम तथा पिता महेंद्रादित्य के बाद का अंश आदित्य मिलाकर के विक्रमादित्य रखा जाता है। अब कालिदास से मंत्रणा किया जाता है तो जो विषमशील होते हैं ये जो आचार्य विक्रमित्र होते हैं यानी वहाँ के जो शासक होते हैं उनके नाम का जो पूर्व अंश है विक्रम, क्योंकि इनका नाम देखिए विक्रमित्र है तो मित्र हटा दिया गया, पूर्व ले लिया गया विक्रम, विक्रम ले लिए गए, तथा इनके जो विक्रमित्र के जो पिता थे महेंद्रादित्य उनका नाम था। तो महेंद्रादित्य का जो लास्ट का अंश होता है, महेंद्र को हटा करके आदित्य, आदित्य अंश उसमें से ले लिया गया। तो दोनों के नाम का प्रथम और लास्ट अंश लेकर के उनका नाम रख दिया जाता है विक्रमादित्य। किसका? विषमशील का। विषमशील का नाम विक्रमित्र और महेंद्रादित्य दोनों के नाम को मिला करके यानी इनके पहले अंश को लेकर के इनके नाम का लास्ट अंश लेकर के महेंद्रादित्य रखा जाता है। ठीक है, इस प्रकार से उनका नाम विक्रमादित्य हुआ। विक्रमित्र का विक्रम ले लिया गया, महेंद्रादित्य का आदित्य ले लिया गया और उनका नाम विक्रमादित्य रख दिया जाता है। विक्रमित्र काशी और विदिशा राज्यों का भार भी विक्रमित्र को सौंप कर स्वयं सन्यासी बन जाते हैं। विक्रमित्र जो होते हैं वो काशी और विदिशा राज्यों का भार विक्रमादित्य को सौंपकर स्वयं सन्यासी बन जाते हैं। यानी विक्रमित्र को कुछ नहीं चाहिए होता है, वो विदिशा का भार भी इन्हीं को विक्रमादित्य को सौंप करके सन्यासी बन जाते हैं। कालिदास अपने राजा विक्रमादित्य के नाम पर उसी दिन से विक्रम संवत का प्रवर्तन करते हैं। सभी को मालूम होगा जो विक्रम संवत है वो उन्हीं के नाम पर कालिदास ने रखा था। इतने मतलब महान राजा थे कि कभी जो है विवाह ना करे और स्वयं सेनापति कहलाना पसंद किया। इस तरह से उनके ऊपर वो बहुत ज़्यादा प्रभावित थे। तो कालिदास ने राजा विक्रमादित्य के नाम पर उसी दिन से विक्रम संवत का प्रवर्तन किया और नाटक की कथा यहीं पर समाप्त हो जाती है। आप सभी लोग अगर इसको 2-3 बार देखें सुनेंगे तो आप लोग को इसकी कहानी अच्छे से समझ में आ जाएगी। और सभी लोगों को अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और लाइक करेंगे और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करेंगे, ताकि वो लोग का क्लास अगर मिस हो गया हो तो वो लोग भी इसको सुन लेंगे और समझ लेंगे। और आप लोग की कहानियों का सारांश भी हमने उद्देश्य और सारांश भी बनाया है, तो वो भी उसका वीडियो भी आप लोग उसका लिंक आप डिस्क्रिप्शन में जा कर के देख सकते हैं। तो वो वीडियो भी आप वहाँ से याद करके देख सकते हैं। धन्यवाद।